आज की कहानी दो दोस्तों के बारे में है जो अपोका झील पर गोता लगाने गए थे। वे अपने सिर के ऊपर से चले गए और गुफा में गोता लगाने के सबसे खतरनाक परिदृश्यों में से एक गाद को बाहर निकालने के परिणामों का सामना करना पड़ा। यह जेम्स गोकी और डैनियल यूजीन स्मिथ को रखने की कहानी है। संगीत अपोका झील अमेरिका के फ्लोरिडा राज्य के ऑरेंज और लेक काउंटियों में स्थित एक मीठे पानी की झील है जिसका कुल आकार 30,800 एकड़ 125 वर्ग किलोमीटर है। यह राज्य की चौथी सबसे बड़ी झील है। वर्षा जल के झरने और तूफानी अपवाह इसके प्राथमिक स्रोत हैं। इस मीठे पानी की झील के लिए पानी की मात्रा, जो बाद में अपोका बुकलेयर नहर के माध्यम से उत्तर में ब्यूक्लेयर झील और डोरा झील से जुड़ती है, एक अवलोकन टावर और झील का मूल पंप हाउस कुछ ऐसी विशेषताएं हैं जो झील अपोका के उत्तरी किनारे को एक प्रमुख गंतव्य बनाती हैं। आउटडोर उत्साही लेक एपोका लगभग 400 प्रकार के पक्षियों का घर है और इसे प्रवासी पक्षियों को देखने के लिए दुनिया में सबसे अच्छे स्थानों में से एक माना जाता है। लेक एपोका के पूर्वी 11 मील उत्तरी किनारे पर वन्यजीव ड्राइव एक लोकप्रिय आकर्षण है और यह साथ आता है साथ में एक ऑडियो टूर, ताकि पर्यटक आराम से बैठकर आराम कर सकें। जब वे झील एपोका के सुंदर दृश्यों का आनंद ले सकें तो दर्शक यह भी जान सकें कि झील मानव जनित प्रदूषण से छुटकारा पाने के लिए परिवर्तन के दौर से गुजर रही है। एपोका झील बाउक्लेयर नहर का निर्माण किया गया था। 1880 के दशक में एपोका झील के उत्तरी तट को संशोधित करने की एक बड़ी परियोजना के हिस्से के रूप में झील एपोका मूल रूप से 50,000 एकड़ 202 वर्ग किलोमीटर आकार की थी, लेकिन खेती की सुविधा के लिए 1941 में बनाई गई एक तटबंध झील के उत्तरी भाग से 20,000 एकड़ 81 वर्ग किलोमीटर दलदल को खत्म कर देगी। इस प्रकार फार्म के अपशिष्ट जल के कारण मछलियों की संख्या में कमी आई और 1980 में शैवाल खिल गए, जिससे और अधिक विनाश हुआ क्योंकि टावर केमिकल कंपनी ने नदी में बहुत अधिक मात्रा में पानी बहा दिया। इसके बारे में पता चलने पर अमेरिकी ईपीए ने तुरंत निगम को परिचालन बंद करने का आदेश दिया और एक विशाल झील का निर्माण शुरू किया। यदि राज्य की नदियों में थोड़ी मात्रा में भी दूषित पानी का रिसाव हुआ तो फ्लोरिडा में जानवरों को अपूरणीय क्षति होगी। लेक एपोका में ब्लूम की समस्या 1991 से ही बनी हुई है, जब फास्फोरस के स्रोत को जड़ से खत्म करने के लिए लेक एपोका के गैर लाभकारी मित्रों का गठन किया गया था। लेक एपोका पुनर्स्थापन अधिनियम का कार्यान्वयन, जिसने खेतों को किसी भी फास्फोरस रिलीज के लिए उत्तरदायी बना दिया था, प्रयास की सफलता के लिए महत्वपूर्ण था। सेंट जॉन्स नदी जल प्रबंधन को 2002 की एक रिपोर्ट के अनुसार नदी के उत्तरी किनारे पर आर्द्र भूमि क्षेत्रों के पुनर्निर्माण की अनुमति भी दी गई थी। जिले के गवर्निंग बोर्ड के लिए गिजार्ड शेड्स झील के दक्षिण पश्चिमी किनारे पर पानी की सतह से लगभग 45 फीट 13.7 मीटर नीचे 58 मीट्रिक टन फास्फोरस और 175 मीट्रिक टन नाइट्रोजन उत्सर्जित करते हैं। एक वेंट अपोका स्प्रिंग में 16 फीट 4.8 मीटर तक वेंट होल की ओर जाता है। लगभग 45 डिग्री पर उत्तर की ओर ढलान से पहले चूना पत्थर में लंबवत रूप से संकीर्ण होकर 90 फीट 27.4 मीटर की गहराई तक खतरनाक गोता लगाने की स्थिति पैदा करता है। हालांकि अपोका झील के गोताखोर अक्सर इस उद्घाटन पर गोता लगाते हैं, आज की कहानी यहां से शुरू नहीं होती है। आज के गोताखोर अंदर जा रहे थे गॉर्डनिक स्प्रिंग्स, जो मंगलवार 4 जुलाई 1995 को एपोका स्प्रिंग के ठीक पूर्व में स्थित है। केविन जेम्स गोकी 34 वर्ष और डैनियल यूजीन स्मिथ 25 वर्ष एपोका स्प्रिंग में गोता लगाने के लिए गए थे। उन्होंने अपने दोस्तों के साथ बूट द्वारा लॉकी नेक स्प्रिंग्स की यात्रा की। अपने गोताखोरी उपकरण पर केविन और डैनियल ने ठंडे झरने के पानी में उतरना शुरू कर दिया। उन्होंने अपने दोस्तों से कहा कि वे लंबे समय तक पानी के नीचे नहीं रहेंगे क्योंकि उनके ऊपर लगभग 45 मिनट तक हवा थी जब केविन और डैनियल वापस नहीं आए। 60 मिनट के बाद सतह पर आने के बाद उनके दोस्त चिंतित हो गए और शेरिफ विभाग से संपर्क किया। जब स्थानीय अधिकारी साइट पर पहुंचे तो उन्हें एहसास हुआ कि उनके पास पुनर्प्राप्ति प्रयास के लिए आवश्यक प्रशिक्षण की कमी है। इसलिए उन्होंने जिम कैल्विन से संपर्क किया और 2 स्थानीय गुफा बचाव और पुनर्प्राप्ति गोताखोरों मार्ग को पूरा किया। 800 से अधिक गुफाओं में गोता लगाया और इस बिंदु पर 14 वर्षों के लिए गुफा प्रमाणित किया गया था। निशान और जिम केविन और डैनियल के झील में जाने के बाद पानी में उतरे। अंततः उन्होंने छोटी गुफा पर बातचीत करने के बाद डैनियल और केविन के शवों की खोज की। वे लोग 96 फीट की ऊंचाई पर एक साथ तैर रहे थे।
गुफा की ओर जाने वाली कुछ चट्टानों के बीच एक तंग जगह के अंदर 29 मीटर पानी था। जिम ने बताया कि छोटे गोता लगाने के दौरान केविन और डैनियल के साथ क्या हुआ। अवशेषों को हटाने के बाद जिम और मार्क ने घोषणा की कि यह स्पष्ट था कि डैनियल और केविन केवल खुले पानी में योग्य गोताखोर थे। समुद्र से उनके पास गुफा खोदने के प्रमाण का अभाव था। इन लोगों की मौत के निशान का स्थान उस स्थान पर जारी रहा जहां ये लोग डूबे थे। यह कोई ऐसी जगह नहीं है जहां ज्यादातर लोग जाएंगे। यह आप में से उन लोगों के लिए गादयुक्त और प्रतिबंधात्मक है जो गाद निकालते समय गाद की स्थिति से परिचित नहीं है। अंधेरी गुफाओं में यह काफी हद तक जीवन के लिए खतरा हो सकता है। बहुत जल्द दृश्यता शून्य हो सकती है, जिसका अर्थ है कि यह निर्धारित करना बहुत कठिन है कि कौन सा रास्ता ऊपर या नीचे है। इस मामले में जीवित रहने की केवल दो संभावनाएं हैं, या तो खतरनाक स्थिति में शांत रहने का प्रयास करें। दबाव या आपका दिशा निर्देश हर बार जब वे किसी गुफा में प्रवेश करते हैं तो गुफा गोताखोरों को एक दिशा निर्देश लगाने की आवश्यकता होती है। जब आप छोड़ने के लिए तैयार होते हैं, यह एकमात्र चीज है जो आपको बताएगी कि आपको कहां जाना है। जब आप पानी के नीचे होते हैं तो खो जाना आसान होता है और आप यह पता लगाने की कोशिश में कि आप कहां लोकप्रिय हैं, अपना कोई भी मूल्यवान सेकंड या मिनट बर्बाद नहीं करना चाहते हैं। गुफाओं में कभी-कभी पूर्व गोताखोरों द्वारा दिए गए स्थायी नियम स्थापित हो सकते हैं। हालांकि यह हमेशा ऐसा मामला नहीं होता है। आप कभी भी निश्चित नहीं हो सकते हैं यदि यह लंबे समय से चल रहा है। नियम अभी भी अस्तित्व में है या यह कितनी दूर तक फैला हुआ है। कई बार गुफा गोताखोर अपनी स्वयं की दृष्टि रेखा बनाते हैं और जाने से पहले इसे हटा देते हैं। जैसा कि उल्लेख किया गया है, केविन और डैनियल के पास गुफा डाइविंग प्रमाण पत्र नहीं थे, इसलिए संभवतः उनकी अनुभवहीनता के कारण उन्होंने ऐसा नहीं किया। एक दिशा निर्देश है। यह अनुमान लगाया गया है कि वे गाद निकाल रहे थे, घबराकर अंधेरी गुफा में खो गए और डूब गए। यह त्रासदी गुफाओं में जाने से पहले प्रशिक्षण और गियर की आवश्यकता पर प्रकाश डालती है। मार्क लॉन्ग ने यह भी देखा कि केविन और डैनियल केवल न्यूनतम संख्या में प्रकाश ले जा रहे थे। गलती से फ्लैशलाइट गिर जाने की स्थिति में बैटरी खत्म हो जाती है या बल्ब जल जाते हैं। गुफा में प्रवेश करने और बाहर निकलने के दौरान गुफा गोताखोरों को हमेशा कम से कम 3 लाइटें जलानी चाहिए। गुफा गोताखोर आमतौर पर केवल अपने वारिस का 1/3 हिस्सा ही जलाते हैं। मामले में अतिरिक्त तीसरा रखा जाता है। आपात स्थिति में प्रत्येक गोताखोर अपने साथ एक बैकअप रेगुलेटर रखता है यदि उनका प्राथमिक रेगुलेटर टूट जाता है। लेकिन केविन मूर डेनियल के पास एक भी केविन घोकी नहीं था और डेनियल स्मिथ की मृत्यु पूरी तरह से रोकी जा सकती थी और अनावश्यक रूप से उन्हें उन गुफाओं में नहीं जाना चाहिए था, क्योंकि उनमें से किसी को भी कोई अनुभव नहीं था। इसके अतिरिक्त उनमें से एक व्यक्ति था। हालांकि यह स्पष्ट नहीं है कि किसने कुल मिलाकर केवल 6 गोताएं दर्ज की थीं और स्थानीय प्रेस रिपोर्टों के अनुसार वह ताजा लाइसेंस प्राप्त गोताखोर था। कई गोताखोरों का मानना है कि गुफा गोताखोरी प्रमाणन उनके खुले जल प्रमाणन प्राप्त करने के बाद अगला कदम है, लेकिन यह हमेशा मामला नहीं होता है। बस यह कहा जाता है कि ये आपके अनुभव, क्षमताओं और भावनात्मक स्थिरता सहित विभिन्न प्रकार के चर पर निर्भर करता है। खुले महासागरों में गोता लगाना गुफाओं जैसे सीमित स्थानों में गोता लगाने से बहुत अलग है। यदि आप सीमा के अंदर रहते हैं तो इस तरह की दुर्घटनाएं पूरी तरह से रोकी जा सकती हैं, जिसके लिए आपको निर्देश दिया गया था। हम इस वीडियो को देखने के लिए आपको धन्यवाद देना चाहते हैं। यदि आपको गोता लगाते हुए देखने में आनंद आया हो तो लाइक बटन पर क्लिक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी आइकन दबाएं ताकि जब हम एक और रोमांचक गुफा गोताखोरी कहानी के साथ वापस आएं तो आपको सूचित किया जा सके। संगीत आप